कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। हम कर रहे थे 12th बोर्ड की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, हम करने वाले हैं आज कूलम्ब्स लॉ। इसके पिछले मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, उसमें सारी चार्ज की प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है, चार्ज के बारे में सब कुछ बता दिया है उसमें। तो बच्चों इसको करने से पहले उसको जरूर देख लेना। तो बच्चों करते हैं शुरू अपना प्यारा सा लेक्चर। तो है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। इसको समझने के पहले, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ कूलम्ब्स लॉ बोलता क्या है। कूलम्ब्स लॉ बताता है जब कभी हमारे पास 2 चार्जेस हो, एक चार्ज इधर पड़ा है एक चार्ज इधर पड़ा है, तो उसके बीच में जो फोर्स लग रही है ना, उसको उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो बच्चों देखो क्या होता क्या है। देखो मान लो अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज है Q2, ठीक है, इसमें अगर डिस्टेंस है कुछ R, ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों इन दोनों में फोर्स तो लगने वाली है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले, लेकिन कितना रिपेल करने वाले ये हमें बताएगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, जब कूलम्ब ने इसका रिसर्च करा तो उसने क्या पाया कि जो फोर्स है ना, जो इन दोनों में फोर्स लगने वाली है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं मैग्नीट्यूड। इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें जस्ट इतना मैटर करेगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। 2 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है, 4 कूलम्ब है, जितना भी है मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करेगा। और बच्चों ये फॉलो करता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि F is inversely proportional to the square of distance between them. डिस्टेंस, अब देखो बच्चों Q1 Q2 में कितना डिस्टेंस है, वो R है, वो बोलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर से। सेम टू सेम ग्रेविटेशन वाले लॉ चल रहे हैं इसमें, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था m1 m2 by r स्क्वायर, है ना जी, m1 m2 by r स्क्वायर। तो बच्चों है क्या फर्क, इतना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के दोनों लॉज में इतना सा फर्क है कि वो जो फोर्स थी ना वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, बट इट समटाइम्स अट्रैक्टिव एंड समटाइम्स रिपल्सिव, ठीक है ना। जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे इट विल रिपेल, है ना। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी कभी अट्रैक्टिव कभी रिपल्सिव होगा, है ना। हर बार ही अट्रैक्टिव तो नहीं होगा ना, ग्रेविटेशन हर बार अट्रैक्टिव होता था। तो बच्चों ये भी बताऊंगी इसका क्या केस है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ये इसने बताया। अब देखो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट चार्जेस, अब ये क्या बोला है बच्चों, पॉइंट चार्जेस होते हैं बहुत ही छोटे चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ये जो लॉ है पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्जेस होते हैं छोटे से चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो इन दोनों के डिस्टेंस है उसका स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने ये लिखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं। तो बच्चों ये मार्कर जी बहुत तंग करते हैं हमको। तो देखो अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, जब मैं कंबाइनिंग 1 एंड 2, when I will combine both these 2 equations, then what will I get? I will get, अब मैं इसको करूं तो क्या बनेगा, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, ठीक है ना बच्चों, यही होगा ना। तो देखो बच्चों अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ K। अब बोलोगे K क्या है, K है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, क्या K क्या है, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, आप लिख लेना K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो ये जो K है ना, इसकी भी वैल्यू होती है, जैसे G में एक वैल्यू होती है ना, उसी तरह K में भी एक वैल्यू होती है। K को हम लिखते हैं 1 अपॉन, ये देखो बच्चों मैं इधर जगह बना लेती हूँ साइड पे, K
इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे ये क्या बना है, अब ये एप्सिलॉन नॉट किस लिए आ गया? बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये बताता है कि चार्ज कहाँ पड़े हैं, कौन से मीडियम में पड़े हैं। अब देखो, अब यहाँ पे है, इधर मेरा ढक्कन है, मान लीजिए एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अब इसके बीच में मैंने कुछ नहीं रखा, ये वैक्यूम है, ये हमारी ईयर है, तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। अब देखो, अब जब मैं इसको मान लो पानी में खड़ा कर दूं चार्जेस को, तो चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन में कुछ तो अंतर आएगा ना। एप्सिलॉन नॉट उसी के लिए बनाया है इन्होंने। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बच्चों नोट करने वाली चीज, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी बताते हैं होता क्या है, आप इतना नोट करते जाओ साथ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों देखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? देखो, किसी एक मीडियम के लिए यूज करा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट को, कि वो कितना मीडियम परमिट करेगा दोनों की अट्रैक्शन या रिपल्शन को, कितना उसमें फर्क लाएगा। अगर मान लो मैं पानी में कर दूं तो कुछ फर्क आएगा ना, वो फर्क को बताने के लिए इसे रखा है। इसे हम बार बार, जब हमें, अगर हमने वाटर का लेना है तो हम एप्सिलॉन ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप इतना सोच लो, एप्सिलॉन नॉट रखा किसके लिए जाता है? एक्चुअल में मीडियम को बताने के लिए एप्सिलॉन नॉट को रखा जाता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, जब ईयर में है, व्हेन इट इज इन ईयर, अभी वाटर के लिए सिर्फ ईयर के लिए, फॉर ईयर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 into 10 to the power 10 to the power 12, ठीक है बच्चों, ऐसी इसकी वैल्यू होती है, और माइनस, ठीक है। और इधर देखो, अब जब हम इसको सॉल्व करें ना, तो क्या आने वाली है हमारी वैल्यू 9 into 10 to the power 9, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 9 into 10 to the power 9, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास लर्न करने वाली चीजें, ये हमारे पास लर्न करने वाली चीजें, ठीक है। क्या किया? बस कूलम्ब्स लॉ हमें बताता क्या है, स्टेट क्या करता है, ये हमें पता होना चाहिए। कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, कि चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चार्ज है, कितना छोटा चार्ज है, ठीक है। और उसमें डिस्टेंस कितना है। और मैं बोलूँ, देखो, अगर मान लो एक यहाँ पे चार्ज पड़ा, एक कहीं दूर जाके चार्ज पड़ा, तो उस पर कितना की फोर्स लग जाएगी, फर्क आएगा ना। इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी दूर जाता जाएगा उतनी फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब क्या है, जितना चार्ज बढ़ेगा, इनको समझो टेक्निकली, जितना चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा फोर्स क्या होगी, कम होगी। जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये हमने ऊपर से स्टेटमेंट से लिखा, फिर क्या किया, कंबाइन कर दिया, फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ईयर में जब निकाली तो उसकी आई 9 into 10 to the power 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब आप इसका लीजिए प्यार से स्क्रीनशॉट, तब तक मैं करती हूँ इसे रब। ओके बच्चों, कूलम्ब्स लॉ हमने कर लिया। अब देखो, इससे हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना, हम चार्ज को 1 कूलम को नहीं डिफाइन कर पाए, हम उसमें आपको वो कूलम्ब्स लॉ के बाद कराऊंगी। तो बच्चों, मैं आपने प्रॉमिस पे मैं करवा, अभी हम उसको पढ़ने की जगह हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ 1 कूलम कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो बच्चों, पहले हम यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ हमारे पास जो है, हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, यही ना कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। तो बच्चों, आप देखो, मेरे को चाहिए चार्ज की वैल्यू,
ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू चाहिए, वो 1 कूलम में पुट कर दूं, ये लो जी 1 कूलम, ठीक है। के अपॉन, अगर मैं आर को भी 1 पुट कर दूं, सब कुछ 1 पुट कर दूं, क्योंकि मुझे चाहिए 1 कूलम की डेफिनेशन, ठीक है। मैं उसको भी 1 पुट कर दूं, तो बच्चों फोर्स, ये जो के होता है ये किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁹9। ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं बदल नहीं ना सकती, बताओ कि बदल सकती हूँ? ये मैं बदल सकती थी, मैंने उन्हें फिक्स कर दिया, 1 कर दिया। जो चीज मैं बदल नहीं सकती मैं उसको कैसे बदल दूँ, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने सबको 1 रख दिया, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, जिसको मैं अरेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, चार्जेस सेट टू बी 1 कूलम, ठीक है। तब चल, अब देखो, चार्जेस सेट टू बी 1 कूलम इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 9 इंटू 10⁹9। अगर दोनों में फोर्स 9 इंटू 10⁹9 लग रही हो, अगर दोनों में फोर्स 9 इंटू 10⁹9 लग रही हो, और दोनों उनका जो सेपरेशन है वो कितना हो, 1, यही हमने रखे थे, ठीक है ना। Q1 Q2 को तो 1 कूलम रखना ही था, क्योंकि हम 1 कूलम को डिफाइन करना चाहते थे। तो हमें डिस्टेंस भी 1 मीटर रखना पड़ा। तो जब हमने डिस्टेंस 1 मीटर रखा तो हमारे पास फोर्स की एक वैल्यू आ गई। तो हमने क्या बोल दिया, अब देखो, अगर हम, ये तो पक्का है ना कि अगर मैं आप दोनों को चार्जेस को 1 कूलम में रखूं और 1 मीटर के साथ उन्हें सेपरेट कर दूं, तो फोर्स 9 इंटू 10⁹9 आएगी, ठीक है। ऐसे मैं बोलती हूँ तो बड़ा आसान लगेगा सबको। अगर मैं इतनी बात बोलूँ कि 2 चार्जेस है, उसको मैंने दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, और उसके बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर की है, तो सभी बोलेंगे फोर्स 9 इंटू 10⁹9 है। अब मैं उसी तरह उसे उल्टा बोल दूँ, मैं करूँ चार्ज 1 कूलम तब होगा जब फोर्स 9 इंटू 10⁹9 होगी। सोचो बच्चों, इसे एक बार इमेजिन करो, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चार्ज 1 कूलम भी है, डिस्टेंस उसके बीच में 1 मीटर है, तो फोर्स आप बोलोगे बड़े आराम से 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। बस वैसे उल्टा बोल देता है कि जब दोनों चार्जेस मतलब कि 1 मीटर से सेपरेट हो रहे होंगे और फोर्स कितनी लग रही होगी, 9 इंटू 10⁹9, तब चार्ज कितने होंगे, 1 कूलम। तो बच्चों यही मैंने इसके ऊपर डिफाइन करा है। तो ठीक है बच्चों, आप इसका लो स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब करते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ के। तो बच्चों हमने इसको भी हम कूलम लॉ से करेंगे। तो बच्चों कूलम लॉ के क्या होता है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यूनिट और डायमेंशंस के के चाहिए, तो हम यूनिट फोर्स के की वैल्यू निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो बच्चों ये देखो, इसको ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया, के आ गया। अब देखो बच्चों, फिर से देख लो एक बार, ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों क्या है अब कुछ नहीं है, हमारा सारा काम हो गया है। हमें बस इसमें यूनिट पुट करनी है। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, पुट कर दो। आर स्क्वायर की यूनिट्स यानी कि मीटर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देख लो, अपॉन कूलम, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम, एक और कूलम के, उधर से क्या आ जाएगा, इधर देख लो के की वैल्यू, और क्या क्या आ जाएगी, न्यूटन को न्यूटन लिखो, मीटर स्क्वायर। अब देखो कूलम 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको लिखोगे कैसे, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 प्लस का है, अगर मैं ऊपर भेज दूं सभी, तो कूलम स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, कूलम की वैल्यू -2 में हो जाएगी। तो ये बच्चों था यूनिट्स। अब देखो बच्चों, ऐसे डायमेंशन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं डायमेंशन यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इसको देख के इधर कर रही हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, आप यूनिट्स बाद में आपको कॉपी करना होगा ना फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं डायमेंशन कर देती हूँ।
ये देखो हम पहले यही वाला एक्सप्रेशन मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये देख लो मैंने सही लिखा, k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों क्या करते हैं हम, अब इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस के लिए हमें चाहिए फोर्स के डायमेंशंस, है ना। फोर्स के डायमेंशंस निकाल लेते हैं। देखो बच्चों अगर नहीं आते तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं मास को m ही लिख दूं, मास डायमेंशन में ही है m ही है तो m लिख दिया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया क्योंकि ये अभी डायमेंशन में नहीं है, तो चेंज कर देंगे m। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं v बाई टी लिख देती हूँ। अब ये टाइम भी हमारे डायमेंशन में आ गया, मैं इसको भी अलग करी जा रही हूँ m बाई टी। अभी वेलोसिटी नहीं आई। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है वेलोसिटी, तो पुट करो इधर डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे l, है ना, l, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर दो, सब कुछ आ गया हमारे पास डायमेंशन में, तो कर दो सॉल्व, क्या हो गया m की पावर 1 l की पावर 1 अपॉन 2 t, ये इनका बेस सेम, t इंटू टी क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजूंगी तो फोर्स के डायमेंशन आ जाएंगे मेरे पास m l m1 l1 t की पावर -2, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, जब मैं ऊपर भेजी तो -2 हो गया। तो बच्चे यहीं पे मैं फोर्स के यूनिट यहाँ पे पुट कर दूंगी, क्या थे m l t -2, ये पुट कर दिया m l t -2, ठीक है। अब r स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो ये लो जी लेंथ का स्क्वायर। अब चार्ज, चार्ज के मैंने निकालने सिखाए थे डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, वो हम इधर करंट का फॉर्मूला लगाते थे Q इक्वल्स टू आई टी, और आता था हमारे पास एम्पियर टाइम, अगर नहीं देखा तो वीडियोस में जाके देख लो एम्पियर टाइम, और एक और चार्ज के लिए एम्पियर टाइम। अब तो बच्चे सॉल्विंग रह गई है, ठीक है। अब ये मैं रब कर दूं, ये अब तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा फोर्स के यूनिट्स, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये लास्ट में इधर, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर और बाद क्यूब हो गया, तो ये ना m1 है, एल का क्या हो गया क्यूब हो गया, t की पावर -2। अब नीचे देखो एम्पियर का स्क्वायर t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये t का स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, m1 l क्यूब t -2, ये भी t ऊपर -2, और ये जो a का स्क्वायर है ये जब जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी -2, ठीक है। आगे देख लो आगे क्या होगा बच्चों, ये देखो अब ये जो है t को सॉल्व कर लो, -2 कितना होता है -4, है ना, -2 -4 हो जाएगा, m1 l3 t की पावर -4। अब ये देखो एम्पियर -2, ये आ गए हमारे पास k के डायमेंशन। तो बच्चों इसको कर लो कॉपी, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसके साथ ही मैं अभी आपको कराऊंगी एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब साथ में हम क्या कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो तो करती हूँ मैं रब, मेरे को जो मटेरियल चाहिए मैं वो लिखा रहने दूंगी, बाकी सबको कर दूंगी क्रैच क्रैच। ठीक है, मैंने के यूनिट्स लिख लिए, के डायमेंशन रख लिए, बाकी मेरे को गंद मंद नहीं चाहिए था, मैंने रख कर दिया। अब मेरे को चाहिए एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो के की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी बताया, ठीक है। अब बच्चों इधर इधर किससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई,
है ना। अब मेरे को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई के। अब देखो बच्चों 4 पाई के ना तो यूनिट्स होते हैं ना डायमेंशन होते हैं, ये कांस्टेंट होता है कुछ, तो यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स और डायमेंशन है किस पे डिपेंड करेंगे, के पर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट और डायमेंशन किस पे डिपेंड करेंगे, के, उसका इनवर्स होगा। तो बच्चों अब क्या ही रख गया, अब तो सबको पता चल ही गया, तो फिर बच्चों लिख दो। अब देखो के है मेरे पास, मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे यूनिट्स, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस, ठीक है, ये पुट कर देती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। अब बच्चों ये इनका क्या होने वाला है, इनवर्स होने वाला, जो साइन है वो बदलने वाला है, ये न्यूटन यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पॉजिटिव था, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो कूलम -2 में था तो इसको +2 कर देते हैं, ये लो जी आपकी यूनिट्स आ गई, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी का डायमेंशन भी निकाल देंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अब वो भी किसके बराबर होंगे 1/k के डायमेंशन के डायमेंशन ये निकले पड़े हैं, ये पुट करने वाली हूँ। देखो क्या है 1/, मास पे 1, लेंथ पे क्यूब, टी पे -4, एम्पियर पे -2। अब बच्चों बस क्या होने वाला है, इनवर्स हुआ है तो साइन बदलने वाले, यहाँ पे 1 है तो -1, यहाँ पे देखो 3 है तो -3, n की पावर -3, यहाँ पे t की पावर -4 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर +4, यहाँ पे एम्पियर की पावर -2 है, उधर क्या हो जाएगा एम्पियर की पावर 2 +2 में, ये लो जी, ये भी काम हो गया। तो बच्चों इनको इसको कीजिए कॉपी और लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। तो बच्चों कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।